सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रोमोसोम, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। आज हम गुणसूत्र के परिभाषा, खोज, गुणसूत्र संख्या, इसकी संरचना और गुणसूत्र के कार्य, ये सबको एक वेल लेवल्ड डायग्राम के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। गुणसूत्र एक धागे जैसी संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है। गुणसूत्र धागे के समान आपस में गुथी हुई एक संरचना है, जो कि कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। यह डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है और आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। आनुवंशिक जानकारी यानी जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं, उनको माता पिता से संतानों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो ये होता है गुणसूत्र। अब देखेंगे गुणसूत्र की खोज किसने की। गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में की थी और 1888 से 1889 में वाल्डेयर ने इनके लिए क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। इसकी खोज की स्ट्रॉसबर्गर ने, उनका जो नाम दिया वो दिया वाल्डेयर ने। अब देखेंगे गुणसूत्र संख्या क्या होती है। गुणसूत्र संख्या किसी जाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है, किंतु विभिन्न जातियों के जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। बोलने का मतलब है, जैसे मनुष्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46। मनुष्य में सभी मनुष्यों में ही 46 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे। इसी प्रकार बंदरों में उनका एक समान पाया जाता है और दूसरे जीव की जातियों में उसका अलग पाया जाता है। तो ये होता है, सब में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। अब देखेंगे मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। जिनमें से 44 दैहिक यानी ऑटोसोम, जिनमें से जो 44 होते हैं वो शारीरिक होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और 2 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई। जैसे लड़के को डिनोट करते हैं एक्स और वाई से, और लड़की को डिनोट करते हैं एक्स और एक्स से। तो यही होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है। ये हो गया मनुष्य में। अब देखेंगे अमाप यानी साइज कितना होता है इसका। गुणसूत्रों की औसत लंबाई 3 से 5 माइक्रोन तथा व्यास 0.2 से 3 माइक्रोन तक होता है। अब हम देखेंगे संरचना यानी स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखेंगे पेलिकल। यह क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण होता है, जिसके द्वारा मैट्रिक्स घिरा रहता है। ये इसकी संरचना में देखें तो ये सबसे बाहर की और जो झिल्ली जैसी संरचना है, इसे ही कहते हैं पेलिकल। पेलिकल के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। अब दूसरा देखेंगे मैट्रिक्स। यह क्रोमोसोम का बेस लिक्विड होता है, जो कि होमोजीनस एक्रोमेटिन मैटर का बना होता है। ठीक है। ये इसके अंदर जो क्रोमोसोम के अंदर जो ये पदार्थ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसे ही कहते हैं मैट्रिक्स। तीसरा है सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम का वह स्थान जहां अर्धसूत्री विभाजन के मेटाफेज में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के मेटाफेज में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ यहाँ जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलते हैं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, इसे ही कहा जाता है सेंट्रोमियर। ये जो गोल सी रेड कलर की स्ट्रक्चर है, इसे ही कहा जाता है सेंट्रोमियर। ये बटन जैसी संरचना होती है, जिसमें ये क्रोमेटिड्स आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। यह विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। 2 स्पिंडल फाइबर को आपस में जोड़े रखता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमेटिड्स। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 समान और जुड़ी हुई शाखाएं होती है, जिन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये जो ये एक संरचना और ये 2 क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में ये सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और इस प्रकार ये पूर्ण एक गुणसूत्र बनता है। तो ये जो एक संरचना होती है, जिससे क्रोमोसोम मिलकर बनता है, उसे ही कहा जाता है क्रोमेटिड्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोनिमाटा। हर क्रोमेटिड के मैट्रिक्स में 2 या अधिक कॉइल फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है टीलोमियर। यह क्रोमोसोम के सिरों पर पाया जाता है और डीएनए को टूटने से बचाता है। ये जो इसके सिरे पर जो पाया जा रहा है, इसे ही कहा जाता है टीलोमियर, सबसे लास्ट में जो पाया जाता है। तो ये होगा इसकी स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसके डायग्राम को।
तो ये है क्रोमोसोम का डायग्राम। सबसे पहले देखें कि इसके बीच में पाया जाता है सेंट्रोमियर, जो दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े हुए रखता है, और मेटाफेज के समय दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में इसी में जुड़ते हैं। यह है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इसके अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स, उसके बाहर की संरचना को कहा जाता है पेलिकल। और यह है क्रोमोनीमाटा, जिसमें दो कॉइल फिलामेंट्स आपस में चिपके हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और ये है क्रोमेटिड की संरचना, जिसमें ये टीलोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर, क्रोमोनीमाटा और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सभी पाए जाते हैं। तो आप डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो हो गया डायग्राम। अब देखेंगे इसके कार्य यानी फंक्शंस। तो इसका सबसे पहला कार्य है, ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचालित करते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि हमारे डीएनए में जितने भी जो लक्षण, जो सूचनाएं, वो सब उसमें केंद्रित होती है। तो डीएनए के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। दूसरा देखेंगे, लिंग गुणसूत्र पुरुष यानी मेल और महिला फीमेल के लिंग को निर्धारित करते हैं। मैंने पहले बताया मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम यानी दैहिक गुणसूत्र होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं यानी सेक्स क्रोमोसोम। उसी के लिंग गुणसूत्र के माध्यम से ही यह निर्धारित होता है कि वह संतान मेल होगा या फीमेल। इसके बाद तीसरा है, ये जीवों में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, विकास और विभिन्नताएं वेरिएशंस भी उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा, कई प्रकार की बीमारी होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ये गुणसूत्र की संख्या बदल जाती है, जिसके कारण एक बीमारी उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार ये विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से। अब इसका चौथा कार्य देखेंगे। गुणसूत्रों में परिवर्तन होने पर जीवों में अनेक नए लक्षण और विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, जो कि मैंने अभी बताया डाउन सिंड्रोम इसका एक उदाहरण है। और पांचवा देखेंगे, ये कोशिका के उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस का नियंत्रण और नियमन करते हैं। आई होप ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट सेकंड और फाइनल ईयर के नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।